फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द सेल मेम्ब्रेन मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग, रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये नेट सेट गेट डब्ल्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर आता है सेल मेम्ब्रेन का। पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ किसे जाता है। सेल मेम्ब्रेन ये एक ऐसा बैरियर होता है जो सेल के अंदर के कंपोनेंट और उसके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को सेपरेट रखने का काम करती है। इसी के साथ साथ इसका जो मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, मतलब वो फ्लूइड होती है, रिजिड नहीं होती। मोजाइक के मतलब बहुत सारे कंपोनेंट लाइक पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, राइट। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है बैरियर देने के साथ साथ ही इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, मटेरियल को एक दूसरे की तरफ पहुंचाना, सिग्नलिंग देना, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, ये काम किया जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिव बैरियर है, मतलब किसी किसी कंपोनेंट को अंदर आने देता है, किसी कंपोनेंट को बाहर जाने देता है। बाकी सारे कंपोनेंट के साथ वो ऐसा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल अंदर आने चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल बाहर जाने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ें जो है सेल मेम्ब्रेन देखती है और उसी तरह अकॉर्डिंगली काम करती है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि वो न्यूट्रिएंट का अपटेक कैसे करती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालती है। उसके पहले हम समझ कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ enclosing boundary, it is thin flexible layer surrounds the cell, it acts as a barrier and किसका बैरियर है वो, इंटीरियर सेल सरफेस एंड एक्सटीरियर सेल सरफेस के बीच में, एक्सटर्नल सेल सरफेस के बीच में, ठीक है। और बिना इसके परमिशन के नो सेल और नो सेलुलर कंपोनेंट्स कैन गेट इन एंड आउट। ओके, सिलेक्टिव परमिएबल है, रेस्ट्रिक्ट करती है कुछ पार्टिकल को पास करती है। किस पर बेसिस होता है ये हम देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, हेड एंड टेल, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल के ऐसी बायलेयर हमें दिखाई देती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहेगा, एम्बेडेड प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे एंड सो ऑन। ये प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इसमें सीखा है। ओके, अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन। अब एक्चुअली मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन हम डिटेल में देख चुके हैं, यहाँ पे हम फिर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो फ्लूइड नेचर है, इसी फ्लूइड नेचर की वजह से दे हैव कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द थिंग सिलेक्टिवली, ठीक है। सिलेक्टिव ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी इसी वजह से आती है। ध्यान में रखना, इनमें जो लिपिड्स प्रेजेंट है ये रेंज ऑफ लिपिड्स है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड सो ऑन। और हर सेल में इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। कैसे होगा, हर सेल में इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली दैट फंक्शन इज मेड अप ऑफ, किस स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो सेल बनी हुई है, उस हिसाब से सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन थोड़ा बहुत वैरी करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन में हमें डाइवर्सिटी मिलती है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या चीज़ करते हैं, क्या काम आते हैं, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ही मदद करते हैं कैरी करने को। किसे कैरी करना है, प्रोटीन को कैरी करना है टू द मॉलिक्यूल, जिन्हें अंदर आने देना है या बाहर लाना है, ठीक है। तो चार तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन हम यहाँ पे देखेंगे। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं और इनका क्रूशियल रोल क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से मटेरियल को क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है। ये जनरली सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एंकर्ड होता है साइटोस्केलेटन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को एक दूसरे के साथ मर्ज करने का काम ये करते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये पेरिफेरल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, अदर एक्सटर्नल पेरिफेरल सरफेस और इंटरनल पेरिफेरल सरफेस, और यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है, सेल सेल अडेजन हो रहा है या सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो होते हैं ये लिंकेजेस होते हैं, लिगांड का काम करते हैं। व्हाट दे डू, दे specify the cell to cell interaction। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये भी इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करना और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेल के अंदर की कंडीशन को मेंटेन रखना। होम्यो मतलब सेम, स्टेसिस मतलब कंडीशन, लाइक द टेम्परेचर, वाटर कंटेंट, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखने का काम किया जाता है।
नाउ मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग एंड वेसिकल फॉर्मेशन, देखो किस तरह से सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है ताकि वो मटेरियल को या मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने दे या बाहर जाने दे, ये हम सीखते हैं अंडर द स्टेटमेंट मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग एंड वेसिकल फॉर्मेशन। मेम्ब्रेन फ्लूइड होने की वजह से, फ्लूइड मोजाइक होने की वजह से इट कैन बी लाइक दिस, ये इस तरह से ऐसे वेसिकल फॉर्म करके बाद में इस वेसिकल को इस तरह से जॉइन करके इस वेसिकल को रिमूव करके भी सर्वाइव करती है। ठीक है, तो यही उसका फ्लूइडिटी का सब में बड़ा एडवांटेज है कि वो फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, बर्डिंग। बर्ड मतलब क्या होता है, वेसिकल फॉर्मेशन बिगिंस विद द व्हाट, विद द बर्डिंग। तो बर्डिंग में किया क्या जाएगा वो हम देखेंगे। ओके, सो इन द बर्डिंग, ओके, बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक ऐसा, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में भी बताया गया, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें एक ऐसा आउटग्रोथ फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, क्या दिखाई दे रहा है हमें, आउटग्रोथ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब ये बनता किससे, बडिंग ऑफ द डोनर मेम्ब्रेन, टिपिकली डोनर मेम्ब्रेन होती है, टिपिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या गोल्जी apparatus होगा। इनके बारे में भी डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसे हम कोट प्रोटीन कहते हैं। ये कोट प्रोटीन असेंबल होते हैं एंड एक वेसिकल शेप दे देते हैं और वेसिकल फॉर्म करने में मदद करते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है कार्गो सिलेक्शन। कार्गो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, स्पेशली सिलेक्टेड होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिनको भेजना है। ठीक है, इनको सॉर्ट किया जाता है, सॉर्टिंग सिग्नल के थ्रू सॉर्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, और कार्गो मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ विद इन देमसेल्फ इनकी सिग्नलिंग से ये सॉर्टिंग होते हैं और उसमें से वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं जो वेसिकल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। फिर सीजन होगा। सीजन का मतलब होता है कि एक बार वेसिकल फुल्ली फॉर्म्ड हो गया, मतलब वॉट एवर द कंपोनेंट शुड बी देयर, सारे सिलेक्ट हो गए, कार्गो सिलेक्शन हो गया और ये सारे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये डिटैच हो जाता है फ्रॉम द डोनर मेम्ब्रेन, जिसे हम सीजेशन कहते हैं, कटिंग कहते हैं। एंड इसकी वजह से या इसके लिए स्पेशलाइज प्रोटीन की एक्शन जरूरी होती है ताकि वो वेसिकल और मेम्ब्रेन के बीच में के कनेक्शन को कट कर सके। उसके बाद में टारगेटिंग। टारगेटिंग में क्या किया जाता है, टारगेटिंग जो होती है ना, इसमें आफ्टर सीजेशन जो वेसिकल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स द टारगेट मेम्ब्रेन कि कहाँ भेजना है, और फिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू अपने टारगेट पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, बर्ड फॉर्मेशन किया जाता है, कार्गो सिलेक्शन होता है। कार्गो सिलेक्शन मतलब उस बर्ड में क्या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट चाहिए वो वहाँ पे चले जाते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है कि कौन से वेसिकल में जाना है। उसके बाद में सीजेशन होगा एंड देन टारगेटिंग होगी। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग जो है ये फंडामेंटल प्रोसेस है सेल में, और ये वेसिकल के मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट, उसके बाद में दो कंपार्टमेंट के बीच में का इंटरैक्शन। ठीक है, उसके बाद में वेसिकल्स जो इसेंशियली ट्रांसपोर्ट करते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कुछ और मॉलिक्यूल वगैरह विटामिन हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है जो सेल का होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, सिग्नल पाथवे जनरेट करने के लिए और अलग अलग सेलुलर फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंट्रा सेलुलर ट्रैफिकिंग हम देख रहे हैं कि इंट्रा सेलुलर सेल किस तरह से काम करती है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डोनर है, ये डोनर मेम्ब्रेन है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस ये दोनों भी सिक्रेटरी पाथवे के हिस्सा है। दोनों भी प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसका काम करते हैं। लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सिंथेसिस होना है इन द राइबोसोम, वहाँ से वो भेजा जाएगा टुवर्ड्स द गोल्जी एपरेटस, वहाँ पे उसकी फोल्डिंग होगी, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, वेसिकल फॉर्मेशन होगा, और फिर उसको टारगेट किया जाएगा कि भाई वो प्रोटीन कहाँ का है। ओके, और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी एपरेटस भी स्टेरॉइड वगैरह हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, देन फिर वेसिकल फॉर्मेशन किया जाएगा और टारगेटिंग की जाएगी। तो दिस इज द इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स को एक जगह सिंथेसाइज करके अपने प्रॉपर जगह भेजा जाता है। तो इसके लिए होम्योस्टैसिस, सेलुलर होम्योस्टैसिस मेंटेन करना, सिग्नलिंग पाथवे देना, वेरियस सेलुलर फंक्शंस करना, इसके लिए ईआर और गोल्जी एपरेटस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग द डिटेल्ड वीडियो, इन द डिटेल वीडियो ऑफ गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्पेसिफिक रहेगा उसमें हम इसे और भी अच्छे से समझ के लेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। बस इतना ध्यान में रखिए कि गोल्जी एपरेटस इज अ वेरी 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 क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सेक्रेटरी पाथवे। सेक्रेटरी पाथवे में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले करता है ना। प्रोटीन सॉर्टिंग कैसे की जाती है और टारगेटिंग कैसे की जाती है।
प्रोटीन्स का वर्क, मतलब प्रोटीन्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ द सेल, मतलब हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, 99% उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होता ही है. लाइक एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द प्रोटीन, राइट. सो टू इंश्योर द प्रॉपर लोकलाइजेशन एंड फंक्शन, प्रोटीन जो है उसको सही तरीके से सॉर्ट करना जरूरी है. जैसे मान लो कि कोई होटल है, उस होटल में बहुत ज़्यादा लाइक केटरिंग सर्विस कर रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स उनको आ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई बिरयानी कहाँ भेजनी है और पनीर कहाँ भेजना है, पुलाव कहाँ भेजना है और तंदूर कहाँ भेजना है. तो ये सॉर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए. बन सारा एक ही किचन में रहा है, बट सॉर्टिंग सही से होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी लोकलाइजेशन एंड फंक्शन सही तरीके से हो, इसलिए सॉर्टिंग एंड डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन में सेल के अंदर ज़रूरी है. सो ये इंटीग्रेट प्रोसेस होती है. इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो हेल्प करता है सॉर्ट करने के लिए, पोस्टल कोड्स के जैसे काम करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ऑर्डर दिया है, लेट्स से जोमेटो पर कोई ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर का नंबर आता है ना, उस पर अप्लाई किए हुए नंबर आता है, उसका वो नंबर यूनिक होता है, उसी के साथ साथ एड्रेस प्रॉपरली आता है. तो वैसे ही पोस्टल कोड्स के जैसे ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस काम करते हैं. जो गाइडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट कंपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोटीन को लेके जाते हैं. ये सिग्नलिंग टिपिकली डिपेंड करते हैं शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड के स्ट्रेचेस पर ये डिपेंड करता है, जो रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर या फिर चैपेरॉन्स जो उसे ट्रांसफर करने वाले. ठीक है. सो ये लोकेटेड कहाँ हो सकता है, एदर इन एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, या फिर प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है. एक बार रिकॉग्नाइज हो गया कि भाई ये कौन सा प्रोटीन है, सिग्नल ट्रिगर हो जाएगा. सिग्नल ट्रिगर हुआ तो कैस्केड ऑफ इवेंट, कैस्केड मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक इवेंट्स जनरेट हो रहे, तो एक के पीछे एक इवेंट्स जनरेट होने लगते हैं. पैकेजिंग होती है, प्रोटीन को वेसिकल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है टुवर्ड्स द टारगेट मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे कुछ सिग्नल्स एंड फंक्शन देखेंगे. एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस जो होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायरेक्ट्स द प्रोटीन टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब क्या है कि जिसके पास एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है वो कहाँ जाने वाले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे. न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एनएलएस है तो वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा. अगर माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस है तो कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा. लाइजोसोम टारगेटिंग सीक्वेंस है तो कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इट विल डिलीवर टू द लाइजोसोम्स. तो पर्टिकुलर ऑल ऑर्गेनलीज के पास भेजे जाने वाले प्रोटीन्स के पास कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस होता है जो उसका टारगेट बताता है कि एग्जैक्टली ये कहाँ है. जैसे हर पैकेज के ऊपर एड्रेस होता है, नाम होता है, पता होता है कि कहाँ से आया और कहाँ जाना है. वैसे हर प्रोटीन के पास या हर उस बायोमोलिक्यूल के पास जिसे ट्रांसपोर्ट करवाना है उसके पास कुछ ना कुछ कोडॉन होते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल होते हैं जो दर्शाएगा कि भाई उसे जाना कहाँ है. ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड. फिर क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक होता है. इसमें क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इसमें क्लैथरिन कोटेड पीट्स जनरेट होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लैथरिन मेडिएटेड. ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है. प्रोटीन है जिसका नाम है क्लैथरिन और उससे वो वेसिकल कोट हो रहा है. ठीक है. तो ये पिट्स जो है वो कार्गो मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने में शुरुआत कर देते हैं. तो क्लैथरिन इज टेकिंग पार्टिसिपेशन, दैट इज व्हाई इट इज क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. फिर इसमें भी बडिंग होगी. बडिंग में क्या होगा, क्लैथरिन कोटेड पिट्स जो है वो बड फॉर्मेशन करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेंगे. ओके. उसके बाद में बाउंड हो जाएंगे रिसेप्टर सेल सरफेस पर और बडिंग प्रोसेस जो है वो ड्रिवन की जाएगी अडाप्टर प्रोटीन के साथ. अनकोटिंग में क्या किया जाता है, क्लैथरिन कोट को वेसिकल, जैसे ही वो वेसिकल अपने टारगेट पर पहुंच गया तो वहाँ पे अर्ली एंडोजोम फॉर्म होगा. एंडोजोम मतलब इनसाइड द सेल. ठीक है. एंडोजोम फॉर्म होगा और वेसिकल के ऊपर से कोट को रिमूव कर दिया जाएगा. क्या किया जाएगा, कोट्स को रिमूव किया जाएगा. और ये ध्यान में रखना कि ये कोट को रिमूव करना अनकोटिंग प्रोसेसर के लिए जेटी पेज की एक्टिविटी लगते हैं और ये डायनामिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पिंचेस ऑफ द वेसिकल फ्रॉम द मेम्ब्रेन, मतलब उसका वेसिकल को निकाल लो फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ऐसे निकाल लो, पिंच आउट कर दो. इसलिए जीटी पेज की एक्टिविटी लगती है. उसके बाद में सॉर्ट करो कि भाई कार्गो मॉलिक्यूल्स कहाँ भेजने. एंडोजोम के अंदर ही होता है, मतलब वो एक तरीके का वेसिकल ही होता है, उसी के अंदर है, बस उसको क्या नहीं प्रेजेंट है, क्लैथरिन कोट नहीं प्रेजेंट है. और फिर वो उसके डेस्टिनेशन पर डिलीवर्ड किया जाता है विद द सिग्नल ऑल्सो. ओके. अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हम बात करें तो इसमें क्लैथरिन कोट फॉर्मेशन, वेसिकल बडिंग एंड इंटरनलाइजेशन एंड उसी के साथ साथ एक आता है लिगांड बाइंडिंग. लिगांड ये एक ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. लिगांड क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो सेल पर प्रेजेंट है एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक. ये ध्यान में रखना दैट लिगांड को बाइंड करने वाला
जो भी कंपोनेंट रहेगा इट इज स्पेसिफिक टू दैट लिगांड, क्योंकि वहाँ पर सिमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल लिगांड अगर ऐसा है तो उसके ऊपर अटैच होने वाला मॉलिक्यूल भी प्रॉपर इसमें फिट होने वाला ही रहेगा। ठीक है, सो ये सिलेक्टिविटी बहुत क्रूशियल होती है। कोटेड पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्लस्टर्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हाईली स्पेसिफिक है। लिगांड्स ऐसे ही किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, दे आर हाईली स्पेसिफिक, और सिर्फ करेक्ट मॉलिक्यूल ही वहाँ पर अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा, करेक्ट मॉलिक्यूल ही वहाँ पर क्या कर पाएगा, इंटरेक्शन कर पाएगा, इसलिए ये बहुत स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। क्लैथरीन कोट फॉर्मेशन जो है ये लिगांड को ट्रिगर करता है, बाइंडिंग ऑफ द लिगांड ट्रिगर करता है, रिक्रूटमेंट करता है क्लैथरीन प्रोटीन को, ताकि वो कोटेड पिट बना सके, जो अभी हमने देखा था मेथड उसी के लिए। ठीक है, सो क्लैथरीन मॉलिक्यूल असेंबल्स इनटू द लैटिस लाइक स्ट्रक्चर दैट डिफॉर्म्स द मेम्ब्रेन, और क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बन जाता है। ये वेसिकल जो है स्कैफोल्ड बनता है, स्कैफोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है, स्कैफोल्डेड मतलब एक के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर में होता है। ये टाइटली रेगुलेटेड प्रोसीजर है, इसमें एक्सेसरी प्रोटीन काम करते हैं, अडाप्टर प्रोटीन काम करते हैं, और डायनामिक वर्क करते हैं, डायनामीन ये प्रोटीन भी इसमें काम करेगा। वेसिकल बडिंग एंड इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, क्लैथरीन कोटेड असेंबल जो है वो वेसिकल पिंच ऑफ किए जाते हैं, लाइक निकाल दिए गए, लाइक दिस ऐसे निकाले जाते हैं, और इसमें वो डिटैच होते हैं फ्रॉम द कोट। सेम जो हमने अनकोटिंग में देखा था वैसे ही सेम प्रोसीजर इसमें होती है। वंस द वेसिकल रीचेज द डेस्टिनेशन इट फ्यूजेस विद द टारगेट प्रोटीन, और वो अपना जो भी मटेरियल है उसे डिलीवर कर देता है। तो एक तरीके से मैं आपको इसकी एक इमेज ड्रॉ करके बताती हूँ कि मान लो पहले ऐसा बर्ड फॉर्मेशन हुआ, ये सारा सेल के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ सेल के अंदर हो रहा है। तो लेट्स से दिस इज द सेल, और मान लो गोल्जी एपरेटस से बर्ड फॉर्मेशन होती है, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन ऐसा मान लो, और ये बर्ड फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें कार्गो सिलेक्शन हुआ, ये वेसिकल बन गया। अब मान लो कि उसको लाइजोसोम के अंदर जाना था, लाइजोसोम के सेल सरफेस पर वो आके अडायर हो गया, अटैच हो गया, और उसके बाद में इट इज़ फ्यूज्ड विद द लाइजोसोम। तो वॉट एवर द मटेरियल इट इज़ हैविंग, लेट्स से लाइक दिस, okay, whatever the material it is having here, now after the fusion that material has been inserted inside the lysosome, तो ये इंटरनलाइजेशन हो गया। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है, बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वेसिकल बनेगा, वेसिकल ट्रैवल करेगा एंड फ्यूज कर देगा विद द टारगेट मेम्ब्रेन के साथ। एक्सोसाइटोसिस एंड सिक्रेटरी पाथवे ये हम देख रहे थे सेल के अंदर, अब हम देखेंगे सेल के बाहर। तो ये जो एक्सोसाइटोसिस होता है ना, दिस एक्सोसाइटोसिस आल्सो टेक्स पार्टिसिपेशन विद द वेसिकल फॉर्मेशन। ना अब ये जो वेसिकल फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन किस तरह से खुद को क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन करवा कर देखो फ्यूज होकर निकल गई, और यहाँ पे दूसरी आ गई, है ना। सो एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिलीवरिंग देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल। ओके, तो देखो यहाँ पर ये वेसिकल है, इस वेसिकल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्शन किया, हियर इज द फ्यूजन, और फ्यूजन होके जो भी कंटेंट इस वेसिकल के अंदर था वो कंटेंट बाहर चला गया। समझ में आ गया आपको। अब ये एंडोसाइटोसिस के आपको एरो दिख रहे हैं, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। एक्सोसाइटोसिस में ये ऐसे होगा कि अंदर वेसिकल फॉर्मेशन है, वो वेसिकल मेम्ब्रेन में अटैच होगा, मेम्ब्रेन कोलैप हो जाएगी एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ दिस। और एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, बाहर से मटेरियल आएगा, यहाँ पे वेसिकल फॉर्मेशन होगा और वो वेसिकल अंदर आ जाएगा। अंडरस्टूड ना। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग जो है, protein sorting and packaging, जो protein destination of exocytosis are sorted and packed into the transport vesicle in the Golgi apparatus। ये ध्यान रखना, नेट सेट पेट डेबिटी किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप लाइफ साइंस के बारे में एग्जाम देने वाले हो, वहाँ पे ये पूछा ही जाता है कि गोल्जी एपरेटस कौन से सेक्रेटरी, मतलब गोल्जी एपरेटस पार्टिसिपेंट है क्या सेक्रेटरी पाथवे का। यस, इट इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑफ द सेक्रेटरी पाथवे, वो मेन कंपोनेंट है सेक्रेटरी पाथवे का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम रेगुलेटेड सिक्रीशन पाथवे की। तो अगर आप ये रेगुलेटेड सिक्रीशन पाथवे को देखना चाहो तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि रेगुलेटेड सिक्रीशन रिलीज करता है कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को अपॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स, एंड इस वजह से ये जितना भी रिस्पॉन्स है ना, ये सारा की सारा टाइटली रेगुलेटेड है, टाइटली कंट्रोल्ड है, प्रॉपर तरीके से होगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रेगुलेशन और सिग्नल देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेसिकल।
कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन ये कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट है, और ये ऑनगोइंग है, इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक सिग्नल पर, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस गोइंग टू बी हैपन, दिस गोइंग टू बी कंटिन्यूसली अकर, जैसे कि ब्रीदिंग कंटिन्यूसली अकर की जाती, कंटिन्यूसली होते जाती, सिग्नल मिलो ना मिलो कि ब्रीथ करना है या नहीं करना है, सिग्नलिंग हो या ना हो, देयर विल बी ब्रीदिंग कंटिन्यूसली टिल डेथ, वंस इट स्टॉप देयर विल बी डेथ। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन कंटिन्यूसली रन करता है। ओके, सो एक्सोसाइटोसिस, उसके बाद में ईआर का रोल ये हमने समझ के लिया है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर और एक वीडियो है जो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी पाथवे पर काम करता है कि कौन सा प्रोटीन जनरेट होता है, कैसे प्रोटीन जनरेट होता है वगैरह वगैरह। सो ये यहाँ पे हम ब्रीफ कंटेंट में देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेल में ट्रांसपोर्टेशन किया कैसे जाता है ना। एंडोसाइटोसिस एंड रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसीजर अकर होने वाले, देखो मटेरियल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसने सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्शन किया, लेट मी जूम इट आउट फॉर यू, लुक सिंपल है ये फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है व्हेन अ बैक्टीरिया इज कमिंग, देखो ये बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, उसका वेसिकल बनाया, अब उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देगा, दिस इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब जब लिक्विड कंपोनेंट को लिया जाता है, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कम मटेरियल आ गया, इसको वेसिकल में कन्वर्ट कर दिया, नाउ इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज, दिस इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेप्टर्स है, तो सारे कंपोनेंट में से उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट को ही क्या किया, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट को ही चूज किया और उसी को क्या किया अंदर लेके गए, तो दिस इज द प्रोटीन कोट एंड विद द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो तीनों सेगमेंट आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि एग्जैक्टली बताया क्या जा रहा है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम एंडोजोम मैचुरेशन एंड सॉर्टिंग। एंडोजोम्स जो होते हैं ये सीरीज ऑफ मैचुरेशन स्टेप्स में जाते हैं। लेट एंडोजोम्स जो होते हैं ये ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एसिडिफाई एंड एक्वायर एडिशनल प्रोटीन जो फैसिलिटेट करते हैं सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग। ओके, नाउ द थिंग इज दैट फैसिलिटेट सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग। लेट एंडोजोम्स जो होते हैं ये लाइजोजोम के साथ फ्यूज कर सकते हैं ताकि वो डिग्रेडेशन कर सके। ना एंडोजोम मैचुरेशन क्या है, एंडोजोम होता क्या है, एंडोजोम जो है ये सेल के अंदर बने हुए एक ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिसाइकलिंग एंड लाइक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिसाइकलिंग पाथवे। रिसाइकलिंग पाथवे का मतलब क्या है, देखो एंडोजोम जो बन रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या है, इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो सेल सर्फेसेस है उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, सिग्नल प्रॉपर तरीके से हो, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से हो। और रिसाइकलिंग करना मतलब क्या करना, जिस मॉलिक्यूल को यूटिलाइज कर लिया है उसे फिर से यूज़ करने के लिए भेजना या उसका रीयूज़ करना, ठीक है, फिर से उसको अपनी जगह पे भेज देना, उस कंपोनेंट को वापस भेज देना। नाउ रिसाइकलिंग डिपेंड करेगा कार्गो के ऊपर कि उस सेल के अंदर, उस वेसिकल के अंदर कौन से कंपोनेंट थे एंड वो सेल कौन से टाइप की है, इस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो डायनामिन जो हमने 2-3 बार बोला कि डायनामिन प्रोटीन काम कर रहा है, तो डायनामिन है, एक्टिव जोन है, ग्लूटामेट यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो बता रहा है दिस इज द एक्सोसाइटोसिस, दिस वन इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस है एंड ये एंडोजोम से, देखो लुक दिस इज द एंडोजोम, स्लो एसिडिफिकेशन कर रहा है, दिस इज द एंडोजोम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती है या चलती रहती है, अंडरस्टूड। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बाय स्मॉल जीटीपीज। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि जीटीपीज जो है वो हेल्प करते, सपोर्ट करते, तो कैसे करते, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जो स्मॉल जीटीपीज होती है ये एक फैमिली है प्रोटीन की जो स्विच करती है वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस को। इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें प्रोटीन साइकिल होती है। प्रोटीन साइकिल जो है ये जीटीपी बाउंड स्टेट होती है, इनएक्टिव जीडीपी बाउंड स्टेट होती है। एक्टिव कब रहेगी, जब वो जीटीपी को बाउंड है, गॉनिन ट्राइफॉस्फेट, गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इनएक्टिव कब रहेगी, जीडीपी यानी डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये प्ले करता है वेरी क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड फॉर्मेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द वेसिकल। ये टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कार्गोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द सेल। कार्गोज का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि कार्गोज का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट करवाना है, ऐसा प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करवाना है। ओके, द मटेरियल विच वी वांट टू ट्रांसपोर्ट ओवर देयर। नाउ द की जीटीपीज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कौन से है,
तो सेवरल की जीटीपेज आर इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग आरएबी रैप प्रोटीन, ARF प्रोटीन एंड SAR1। इन्हें याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से RAB, ARF एंड SAR1, ये तीनों भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों भी प्रोटीन जो है ये जीटीपेज के फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड ARB प्रोटीन जो है वो क्या काम करेगा, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड कोट असेंबली में काम करेगा गोल्जी एपरेटस पर। जो रैप प्रोटीन होता है वो वेसिकल बडिंग में काम करेगा एंड डॉकिंग एट टारगेट मेम्ब्रेन पर काम करेगा। और SAR1 जो है ये एसेंशियल है फॉर द COP2 कोटेड वेसिकल फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्गो फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए SAR1 रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि COP2 कोटेड वेसिकल इसमें काम करते। तो RAB का काम क्या है, बर्डिंग करना, मूवमेंट करना, डॉकिंग देना। ARF का काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सॉर्टिंग करना और कोट असेंबली करना एट द गोल्जी एपरेटस। SAR1 का काम क्या है, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ COP2 कोटेड वेसिकल जो कार्गो को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम ER टू गोल्जी एपरेटस। अंडरस्टूड, ठीक है। तो जीटीपेज का रोल अभी हमें समझ में आ गया। अब रोल ऑफ साइटोस्केलेटन क्या होता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में। लुक, वी आर गोइंग विद द इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पासिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया है। हमें वो करना इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें हम इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। सो द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये 2+7 यानी 9 के इसमें अरेंज होते हैं। एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल ये मोटार प्रोटीन है, ठीक है। इनके पास काइनेसिन, डाइनिन ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते कार्गो को अलॉन्ग देयर लेंथ, जितनी उनकी लेंथ रहेंगी उस लेंथ पर वो उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। काइनेसिन मूव्स कार्गो टुवर्ड्स द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, टिपिकली टू द सेल पेरिफेरी। सेल पेरिफेरी के पास प्लस एंड होता है। एंड डाइनिन जो होता है कार्गो को मूव करता है एट द माइनस एंड, मतलब इंटीरियर टू द सेल, ठीक है। सो दिस डायरेक्टेड मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, ऑर्गेनेलीज, क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम के लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा काम करता है। अंडरस्टूड, याद रखना पेरीफेरी के तरफ, सेल पेरीफेरी के तरफ माइक्रोट्यूब्यूल प्लस साइन होता है और इंटरनल सरफेस पर माइनस साइन होता है। डाइनिन का काम है टुवर्ड्स द माइनस एंड काइनेसिन का काम है टुवर्ड्स द पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव पेरीफेरी साइड, प्लस साइड। नाउ एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं, एक्टिन ही एक प्रकार के प्रोटीन है और उसके फिलामेंट्स बनते हैं, लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डायनामिक इन नेचर होता है। ये मूवमेंट ऑफ वेसिकल एंड ऑर्गेनेलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों समय में काम करता है। ये बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को सपोर्ट करते हैं, इनेबल करते कि वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सके। एक्टिन फिलामेंट जो है वो लैम्पीपोडिया एंड फ्लाइपोडिया ये एक्सटेंशन बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बायलेयर हमें दिखते हैं ना, ये लिपिड बायलेयर भी एक प्रॉपर तरीके का ये देते हैं हमें, क्या कह सकते हैं हम, मूवमेंट शो करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मेथड इज देयर, रैंडम मेथड इज देयर, तो वो भी हम एनिमेशन के साथ देखने वाले हैं। तो जुड़े रहना विद साइंस ऑफ लाइफ, ओके, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल के शेप को मेंटेन रखने के लिए। अनलाइक माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट्स ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो। हाउएवर ये स्कैफोल्ड देते हैं, एंकर्ड करते ऑर्गेनेली को और उनको उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिकल स्ट्रेस। पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है ताकि फिजिकल फोर्सेस मसल सेल्स में या इपिथेलियल सेल्स में जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ओके। उसके बाद में आता है मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड फीजन प्रोसेस। तो अब होगा क्या, इसमें वेसिकल डॉकिंग होना है, स्नेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना है, मेम्ब्रेन फ्यूज करने वाली है, कार्गो डिलीवरी होने वाली है। तो लेट्स से गो विद द वेसिकल डॉकिंग। तो वेसिकल डॉकिंग क्या है, इसे हम देख लेते हैं। तो वेसिकल डॉकिंग का मतलब होता है अप्रोच ऑफ अ कार्गो टुवर्ड्स द टारगेट मेम्ब्रेन। सो दिस इन्वॉल्व स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द वेसिकल्स एंड टारगेट मेम्ब्रेन और इसे ही हम डॉकिंग कहते हैं, ठीक है। और ये अलाइनमेंट के लिए और उसी के साथ साथ प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। किस किस चीज़ के लिए बच्चों, अलाइनमेंट के लिए एंड प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। स्नेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसे कहा जाता है, स्नेयर जो होता है ये सोल्यूबल एन इथिल एमिलिमाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर, इसका नाम, ओके, याद रखना।
स्नेयर अच्छा है। स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो टारगेट करने के लिए, टारगेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है वेसिकल डॉकिंग एंड फ्यूजन में। ये कॉम्प्लेक्स वेसिकल टारगेट मेम्ब्रेन जो है प्रॉक्सिमिटी पर लाता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर लाता है, इसलिए ये फॉर्मेशन या ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द कार्गो और अ वेसिकल एट अ प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फ्यूजन। लिपिड बायलेयर वेसिकल जो होते हैं वो टारगेट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और इस फ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए स्नेयर कॉम्प्लेक्स उनको हेल्प करता है, वेसिकल को सिमलेसली मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से स्मूथली इंटीग्रेट होने में वो मदद करता है और कार्गो डिलीवरी भी इफेक्टिव कर देता है। अब कार्गो का मतलब तो हमें पता ही है, व्हाट इज कार्गो, वही है द whatever the component we want to deliver. So once the vesicle membrane merges with the target membrane, कार्गो मॉलिक्यूल जो है वेसिकल में से रिलीज हो जाते हैं और उस कंपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। ध्यान में रखना मेम्ब्रेन फ्यूजन फीजन ये क्रूशियल रोल है, क्योंकि फ्यूजन करने के बाद ही वेसिकल फॉर्मेशन होगा, सिक्रीशन होगा, एंडोसाइटोसिस होगा, इंटरसेलुलर ट्रैफिकिंग होगा। तो ये सारे वर्क के लिए, सारे प्रोग्राम्स के लिए हमें मेम्ब्रेन का फ्यूजन, फीजन, डॉकिंग, कार्गो डिलीवरी ये सारा देखना इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी प्रोसेसेस टाइटली रेगुलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। ना इम्पॉर्टेंट क्या है, सेलुलर होम्योस्टैसिस मेंटेन करना। सो न्यूट्रिएंट अपटेक लेना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, सिग्नल ट्रांसडक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, जी प्रोटीन इसमें एक्टिवेट होते हैं उसका काम देखना, मेंटेनिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ये सारा रोल है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ताकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम समझ कर ले चुके हैं या अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इंट्रासेलुलर ट्रांसडक्शन कैसे होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम नॉर्मल और कैजुअल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चीज़ें जाने वाली, अंदर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कह रहे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हम देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए विद द साइंस ऑफ लाइफ ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम दे सकें। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू हो और इसे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी वेल एंड स्मार्टली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। गुड डे।